करने वाली बहू। मम्मी आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे सुनील ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा सुनील और बहू सीमा दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में मैं अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया। लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा, और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वो खर्च हो गए। अब हालात ये थी कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं सुनील को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में सीमा ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। सीमा के ऐसे कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। सुनील और सीमा दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ ही साथ खाना खाते हैं। सीमा मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता राहुल तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते, खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो सास को नौकरानी ही समझने लगती हैं। सीमा भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते सुनील और सीमा एक दुकान से कुछ खरीदी करने लगे। मैं और राहुल थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर राहुल ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर राहुल ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरा ऐसा कहने पर राहुल ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं एक ऐसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। सीमा ने मेरे पसंद की काजू कड़ी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। सुनील सोने चला गया और सीमा राहुल के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे राहुल की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। तो ऐसे कैसे बोल रहा है?
हाँ मम्मी जी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वह अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ न ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या राहुल, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादी जी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम समझ नहीं सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर कि कभी वापस न आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो दादी माँ का दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझ पाती। सुबह सुनील ऑफिस चला गया और राहुल स्कूल। सीमा ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपये देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों की क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसे का कब काम पड़ जाए कहीं नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कभी राहुल को कोई चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि आप पैसे सुनील आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? सीमा की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं की बुराई करती हैं कि वह तुनक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ बहुआएं सीमा जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज सीमा ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।